हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट दो क्लासेस में अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इनके ऊपर आवेश कितना था, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इनका ई बाई एम कितना है और इनकी खोज किसने करी, इनको नाम किसने दिया, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो आज हम परमाणुओं के मॉडल पढ़ेंगे। उसमें थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, बोर का मॉडल पढ़ेंगे और उसके आगे सोमरफील्ड का मॉडल पढ़ना है। और लास्ट में अपने को तरंग यांत्रिकी मॉडल, जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, इन मॉडल्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। और उसके बाद में अपना जो चैप्टर है वो लगभग लगभग कंप्लीट होने की तरफ होगा। तो लास्ट में अपन क्वांटम नंबर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम जो होते हैं या कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ नियम होते हैं, उनकी स्टडी करेंगे और इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में अपन रदरफोर्ड मॉडल तक लगभग पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने जो पीछे पढ़ लिया है उसका थोड़ा सा समरी करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं समरी। तो समरी के अंदर देखो, हमने अभी तक किस किस की बात करी है। अभी तक अपन ने बात करी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के प्रतीक की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है? ई होता है। फिर अगर मैं आवेश की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो लिख देते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसके मास की बात करता हूं, है ना, या सापेक्ष आवेश की बात कर लेते हैं, अगर, है ना, सापेक्ष आवेश की बात करते हैं तो ये होता है कितना? -1। अगर इसका एएमयू में मास देखा जाए, है ना, तो वो कितना होता है? 0.00054 एएमयू, ठीक है। अगर हम इसका द्रव्यमान देखें किलोग्राम के अंदर तो वो कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अगर मैं इसका सापेक्ष द्रव्यमान देखूं तो सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। खोज की बात करेंगे तो कौन किसने करी थी इसकी? जे जे थॉमसन ने करी थी, ठीक है। तो लिख देते हैं जे जे थॉमसन। और जे जे थॉमसन के बाद में हम बात कर लेते हैं इसको नाम किसने दिया था। तो नाम इसने दिया था स्टोनी ने, ठीक है। तो इनको मैनेज करके लिखते हैं जिससे अपना थोड़ा सा जगह बच जाए, ठीक है। तो हमने बात करी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है ई। आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सापेक्ष आवेश की बात करेंगे -1 होता है। अगर एएमयू में द्रव्यमान देखेंगे तो 0.0054 एमयू होता है, 54 एमयू होता है। अगर मैं इसके मास किलोग्राम में बात करूंगा तो 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। सापेक्ष इसके द्रव्यमान की बात करेंगे, सापेक्ष द्रव्यमान इसका 0 होता है। खोज किसने करी थी? जे जे थॉमसन ने करी थी, जे जे थॉमसन। और नाम इस किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था, ठीक है। ये सब बातें किसके लिए थी? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यही बातें हम किसके लिए करते हैं? प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो सबसे पहले प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके आवेश की बात करेंगे तो आवेश कितना होता है? प्लस का 1.6 होता है। तो ये हो जाएगा कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसके सापेक्ष आवेश की बात करूंगा तो कितना? इसका इलेक्ट्रॉन का -1, तो प्रोटॉन का कितना? प्लस का 1। द्रव्यमान एएमयू में लेंगे तो 1.0072 एएमयू होता है। किलोग्राम में देखेंगे तो 1.67 गुणा 10 की घात -27 क्या किलोग्राम, ठीक है। चलो, अगर इसके सापेक्ष द्रव्यमान की बात करते हैं तो एक होता है। इसकी खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। और नाम किसने दिया था इसको? इसको नाम रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। अब यही बात हम किसके लिए कर लेंगे? न्यूट्रॉन के लिए कर लेंगे। तो न्यूट्रॉन के लिए अगर मैं इसके लिए बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के लिए देखो क्या होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए प्रतीक उसका एन होता है। आवेश इसके ऊपर 0 होता है, तो सापेक्ष आवेश भी कितना होगा? 0 होगा। द्रव्यमान इसका एएमयू में 1.0086 एएमयू होता है। और अगर किलोग्राम में देखेंगे तो 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो लगभग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये होता है
द्रव्यमान 1.672, ठीक है, और न्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे तो 1.674 होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी, ठीक है ना। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज कर ली थी। नाम भी किसने दिया था? चैडविक ने ही दिया था। जेम्स चैडविक ने ही इसको नाम दिया था। तो ये कुछ चीजें थी जो हमारे काम में आने वाली है। हो सकता है इनसे क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इनसे पूछा जा सकता है। तो ये हमें जो अभी हमने पढ़ा था उसका समरी था, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणुओं के मॉडल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं परमाणुवीय परमाणुवीय मॉडल। देखो परमाणु मॉडल में अपने को कौन कौन से मॉडल पढ़ना है? थॉमसन का मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, बोर मॉडल पढ़ना है, सोमरफील्ड का मॉडल पढ़ना है और क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परमाणुवीय मॉडल के अंदर थॉमसन का मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो ये जो थॉमसन का मॉडल है ये क्या बोलता था? देखो थॉमसन ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई, ठीक है ना। एक कहानी की जैसा है, इसका कोई मतलब तो अब है नहीं, क्योंकि जैसे थॉमसन ने बातें बोली थी वो वैसा नहीं था। तो अब ये है क्या? थॉमसन ने ऐसा बोला था कि जो वाटरमेलन होता है, मतलब तरबूज होता है, उसके जैसा होता है परमाणु। उसके जैसा कैसे? ऐसा बोला कि जैसे ही हम तरबूज को काटते हैं तो अंदर क्या होता है? रेड रेड सा पार्ट निकलता है, ठीक है ना। वो तो है परमाणु का धनात्मक आवेश वाला भाग। और जो बीज होते हैं तरबूज के वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि जैसे तरबूज के अंदर लाल गिरी होती है वैसे ही परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन व्यवस्थित होते हैं। और जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के अंदर बीज होते हैं वैसे ही परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात किसने बताई? थॉमसन ने। अब अपने को पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसका महत्व तो है नहीं, सो पढ़ ही लेते हैं। उसने देखो क्या बोला था, उसने ऐसा बोला था कि परमाणु कैसा है? ऐसे बिल्कुल गोल है, ठीक है ना। इस गोल परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे बीज की तरह बिखरे हुए हैं, ऐसे ऐसे। और इनके बीच में क्या है? ये धनावेश भाग है, ठीक है ना। ये धनावेश वाला भाग है, ये धनावेश वाला भाग है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला? धनावेश बोला। ये धनावेश है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये ऋणावेश है। और इसने बोला कि जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो इस मॉडल को किस प्रकार का, ये कैसा मॉडल, मतलब ये कैसा हो गया? परमाणु उदासीन। तो परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या इस मॉडल से हो गई थी। बाकी किसी बारे में जानकारी इससे नहीं मिलती अच्छे से, ठीक है। सो अब इस मॉडल की कुछ कमियां भी रही होंगी, बिल्कुल रही हैं। तो इसकी कमियां क्या है भाई? देखो कमियां देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, अब हमें पता होता है कि परमाणु जो होता है उसका भार कहाँ होता है? केंद्र के अंदर इकट्ठा रहता है। परमाणु का संपूर्ण जो भार होता है वो कहाँ होता है? केंद्र में होता है। लेकिन ये तो क्या बोलता था कि परमाणु के अंदर समान रूप से वितरित है, लेकिन परमाणु का जो भार है वो समान रूप से नहीं होता, केंद्र में ज्यादा होता है। तो इस चीज को थॉमसन नहीं समझा पाया था, ठीक है ना। फिर क्या बोल सकते हैं अपन? ऐसा बोल सकते हैं कि परमाणु के भार के वितरण को वितरण को नहीं समझा सकता या नहीं समझा सकते, बिल्कुल। चलो इसके बाद में सेकंड क्या है? ये ऐसा बोलता है ना, जैसे ये तरबूज के बारे में बात करता है तो उसमें ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन किसके जैसे हैं? तरबूज में बीज के जैसे हैं। और आपको पता है कि वाटरमेलन के अंदर बीज घूमते नहीं है, मतलब स्थिर रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ क्या रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर नहीं लगाते, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तो इस हिसाब से ये मॉडल कैसा हो गया? स्थैतिक मॉडल हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये भी क्या थी? इसकी कमी थी। तो मैं बोल सकता हूं यह मॉडल एक एक स्थैतिक मॉडल है। यह मॉडल एक स्थैतिक मॉडल है। अर्थात अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में गति के बारे में
बारे में नहीं समझाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में कोई जानकारी ही नहीं देता है। तो ये था। फिर हम पढ़ते हैं। तो इस मॉडल से हमें कुछ खास चीजें नहीं पता चली थी, इस मॉडल से केवल इतना पता चला था कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं और वो मॉडल है अपना रदरफोर्ड का मॉडल। इस मॉडल से अपने को कुछ ठीक ठाक जानकारियां मिल गई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, तो वो रदरफोर्ड का मॉडल आया कैसे? रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसको हम कौन सा प्रयोग बोलते हैं, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसको पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें क्या था, इसमें उसने क्या करा कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उससे क्या निकलती है, रेडियो एक्टिव विकिरण निकलती है। उसने क्या करा, उस रेडियो एक्टिव विकिरणों की क्या निकाल ली, एक बीम प्राप्त कर ली। ठीक है ना, एक बीम प्राप्त कर ली, और वो बीम है उसको गुजारा किस में से, उसको गुजारा सोने की पन्नी में से। ठीक है ना, वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ था उससे क्या निकलते थे, है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोल सकते, अल्फा कण का सोर्स ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो उसने क्या लिया, एक अल्फा कण का सोर्स लिया रदरफोर्ड ने, और अल्फा कण का सोर्स लेके उसने बमबारी करवाई किसके ऊपर, सोने की पन्नी थी उसके ऊपर बमबार्डिंग करवाई। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि कुछ सोने के कण, कुछ जो कण थे अल्फा कण, वो क्या हुए, सीधे निकल गए। ठीक है ना, कुछ अल्फा कण क्या हुए, अपने मार्ग से विचलित हो गए, और 20,000 में से एक अल्फा कण क्या था, अपने मार्ग पे वापिस लौट गया। तो ये उस अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग जब उसने रदरफोर्ड ने किया, तो उसमें से क्या हुए, उसको कुछ रिजल्ट मिले, परिणाम प्राप्त हुए। इन परिणामों की व्याख्या बाद में की गई और उस आधार पे क्या दिया गया, रदरफोर्ड का मॉडल दिया गया। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं सेटअप क्या था उनके एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले उसने क्या करा, एक सोर्स लिया। ठीक है ना, एक सोर्स क्या लिया, कुछ इस प्रकार का, ये सोर्स लिया। ठीक है ना, ये क्या था, ये अल्फा कण स्रोत था। ठीक है ना, ये अल्फा कण स्रोत था। इस अल्फा कण स्रोत के सामने उसने एक, है ना, स्लिट बना दी। ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ, यहां से कुछ निकले रेडियो एक्टिव विकिरणें, ऐसे रेडियो एक्टिव विकिरणें निकली। तो ये रेडियो एक्टिव विकिरणें इस स्लिट में से जब गुजरी, तो क्या मिली, एक बीम मिल गई अल्फा कणों की, और इस अल्फा कणों की बीम की वजह से एक लगा दिया इस तरह से पर्दा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक रखी सोने की पन्नी, यहाँ सोने की पन्नी रखी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने सेटअप बनाया। अब आपको पता है कि सोने की पन्नी है तो किससे मिलकर बनी होगी, परमाणुओं से। तो बीच में ऐसे क्या होंगे भाई, इन परमाणु के क्या होंगे, नाभिक होंगे। ठीक है ना, और इधर पीछे क्या लगाया, इधर पीछे लगाया, इधर पीछे लगाया जिंक, इस पर्दे के ऊपर, है ना, ये पर्दा था, ये क्या था, पर्दा था। ठीक है, इस पर्दे के ऊपर क्या लगाया, ये जो रेड से मैंने शो किया है, ये रेड से क्या शो किया है, ये कोई स्फुरदीप्त पदार्थ लगा दिया, मतलब जेडएनएस लगाया, क्या लगाया, जेडएनएस लगा दिया, जेडएनएस। ठीक है ना, जेडएनएस की लेपन कर दिया। तो जब जेडएनएस का लेपन इसने कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये क्या होता है, जब इसके ऊपर कोई अल्फा पार्टिकल गिरते हैं तो यहाँ क्या उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है, जिससे पता चल जाएगा कि कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो वो अल्फा पार्टिकल कहाँ पे आके टकरा रहा है उसका पता चल जाता है। ठीक है ना, इस जेडएनएस के लेपन से, क्योंकि जहां पे जेडएनएस लगाया हुआ है वहां पे जब अल्फा पार्टिकल आके लगेगा, जैसे मान लो ये जेडएनएस लगाया हुआ है, इस पे अल्फा पार्टिकल आके क्या हो रहा है, टकरा रहा है,
तो अल्फा पार्टिकल आके टकराएगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न करेगा, चमक उत्पन्न करेगा। तो जिससे अपने को पता चल जाएगा अल्फा पार्टिकल कहाँ टकरा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब का पर्दा लगाया, और ये क्या थी, ये थी गोल्ड की फॉइल, सोने की पन्नी। ठीक है ना, गोल्ड फॉइल थी ये। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकले, इससे परिणाम क्या प्राप्त हुए, परिणाम। तो देखो सबसे पहला परिणाम तो प्राप्त हुआ कि अधिकतर अल्फा कण क्या हो गए थे, अधिकतर अल्फा कण क्या हुए, सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। तो अधिकतर अल्फा कण क्या हुए, सीधे निकल गए। ठीक है, अच्छा, कुछ अल्फा कण क्या हुए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। ठीक है ना, यानी देखो सेटअप में देखते हैं क्या हुआ था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो कहाँ आके टकराए, बिल्कुल यहाँ, है ना, बिल्कुल सीधे आ रहे थे ऐसे, यहाँ के टकरा गए। कुछ अल्फा कण क्या हुए, आ तो ऐसे सीधे रहे थे बट टकराए कहाँ पे, यहाँ पे आके। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे अपने मार्ग पे लौट गया, मतलब इधर से आया और इधर लौट गया वापस। ठीक है, तो ये उसको 3 रिजल्ट मिले थे, है ना। सो लिख लेते हैं, अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। फिर क्या हुआ, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण अपने पथ से, अपने पथ से भटक गए। भटके कितने, थीटा कितना था उनका, 90 डिग्री से कम था, मतलब 90 डिग्री की से कम कोण पे क्या हो गए, विचलित हो गए। ठीक है, और थर्ड उसको क्या रिजल्ट मिला कि 20,000 में से, 20,000 में से एक अल्फा कण क्या हुआ, जिस पथ पर गया, जिस पथ पर गया उसी से, उसी से वापस लौट आया, लौट आया। ठीक है ना, ये उसको क्या मिले, परिणाम। इन परिणामों की व्याख्या करी गई, है ना। तो फिर फाइनली क्या निकल के आया, अपना रदरफोर्ड का मॉडल निकल के आया। ठीक है ना, तो अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा कब हो सकता था, क्या कौन से सिचुएशन में हो सकता था। तो देखो केवल ऐसा उसी सिचुएशन में हो सकता था जब कि परमाणु किस तरीके का हो, परमाणु कुछ ऐसा हो। ठीक है ना, ऐसा कि परमाणु का जो अधिकतर है ना भाग, वो कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। तभी ज्यादातर अल्फा अपकरण क्या होंगे, सीधे निकल जाएंगे। अगर खोखला होगा तभी तो सीधे निकलेंगे। और दूसरी क्या थी, कुछ क्या हुए थे, 90 डिग्री से कम एंगल पे डेविएट हो गए थे, विचलित हो गए थे। वो कब हो सकता है, जब वो कुछ अल्फा कण क्या हो, परमाणु के ऐसे भाग से गुजरे जो क्या हो, धनावेशित हो। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा कण धनावेशित है और परमाणु का वो भाग जो खुद धनावेशित है तो उसके पास में से गुजरेगा, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होगा तो उस वजह से क्या होगा, वो अपने पथ से जहां मतलब है वो वहां से क्या होगा, प्रतिकर्षित मतलब दूर जाएगा, यानी उसका पथ क्या होगा, विचलित हो जाएगा। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पथ पे ही वापस लौट गए। ये कब हो सकता है, जब अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे मटेरियल से टकराए, है ना, ऐसी जगह से टकराए परमाणु के अंदर जिसका द्रव्यमान या जिसका घनत्व क्या हो, बहुत ज्यादा हो, है ना। तो क्या हो सकता है, अल्फा पार्टिकल उससे टकरा के अपने पथ पे वापस लौट सकता है ना। तो ये सिचुएशन कब संभव हो सकती थी, पहली सिचुएशन में। चलो 1 2 3 तीनों चारों सिचुएशन देखते हैं। ठीक है ना, क्या थी फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन ऐसे थी, फर्स्ट सिचुएशन अपनी ये थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, सीधे निकल गए थे ऐसे, ये भी सीधा निकल गया, है ना, ये पार्टिकल भी सीधा निकल गया, है ना, ये अल्फा पार्टिकल भी सीधा निकल गया, है ना, ज्यादातर सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल विचलित हुए, वो विचलित कब हो सकते हैं, सेकंड कंडीशन में, कि पार्टिकल क्या हो, कुछ ऐसे आए और ये नाभिक के पास में से गुजरे। तो नाभिक के पास में से अगर अल्फा कण गुजरेगा तो अल्फा कण के ऊपर खुद पे धनावेश, नाभिक के पास में भी क्या हो, नाभिक के पास में भी धनावेश होता है। तो ये क्या होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और इस वजह से एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ऐसे जाना उसको कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट गया कैसे, कुछ ऐसे चला गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये कितने, इस थीटा एंगल से क्या हो गया, इस थीटा कोण से विचलित हो गया, है ना। तो कुछ अल्फा पार्टिकल विचलित क्यों हुए, क्योंकि वो नाभिक के पास में से गुजर रहे थे, और जब वो नाभिक के पास में से गुजर रहे थे तो उनके बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने की वजह से उनका मार्ग क्या हो गया, विचलित हो गया।
पथ विचलित हो गया। अब कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, बिल्कुल ऐसे सीधे आ रहे थे नाभिक के सीध में, तो वो क्या हुए, इससे टकरा के वापस इसी पथ पे ऐसे लौट गए। ये कितने थे, ये कौन सी थी, थर्ड सिचुएशन, और ये थे कितने, 20,000 में से एक थे। कितने थे, 20,000 में से एक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/20,000, ठीक है ना। तो 1/20,000 जो पार्टिकल थे वो क्या हुए, टकरा के वापस उसी पथ पे लौट गए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ना, इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। परमाणु का जो भार है, संपूर्ण भार है, वो कहाँ एकत्रित होता है, नाभिक के अंदर, ठीक है ना। संपूर्ण भाग वो केंद्र में इकट्ठा होता है, और उस केंद्र में इकट्ठा जहां पे है उस जगह को हम क्या बोल देते हैं, नाभिक बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके निष्कर्ष है वो लिख लेते हैं। अच्छा मॉडल था, तो इसके निष्कर्ष लिखते हैं भाई। तो सबसे फर्स्ट भाई क्या हो सकता है, सबसे फर्स्ट परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकतम भाग क्या होता है, खाली होता है। सेकंड क्या है, परमाणु का जो सारा भार है वो एक छोटे से जगह पे क्या होता है, केंद्रित होता है, और वो कहाँ है, परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच, उसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं परमाणु का परमाणु का सारा भाग, सारा भार तथा धनावेश, एक छोटे से क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में संघनित होता है, संघनित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और ये नाभिक कहाँ होता है, परमाणु के केंद्र में होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं नाभिक परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब देखो परमाणु की त्रिज्या के बारे में बताया गया, क्या बताया गया कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, जबकि नाभिक इससे छोटा ही होगा, तो वो कितने होते हैं, जबकि नाभिक की त्रिज्या कितनी, 10⁻⁻15 मीटर होती है, 15 मीटर होती है, ठीक है। तो देखो आर एटम मतलब परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना होगा भाई, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, तो इनको काटोगे कितना आएगा, 10⁻5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है 10 की घात परमाणु और नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है, 10⁻5 मीटर होता है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आर न्यूक्लियस है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर न्यूक्लियस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आर एटम अपॉन 10⁵, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से। अच्छा अब देखो इसके लिए एक निष्कर्ष, ये फॉर्मूला और याद रखना आपको, एक आर इक्वल टू आर नोड ए की पावर 1/3, है ना। ये क्या बताता है ना, यहाँ आर और आर नोड क्या है, देखो आर नोड है एक नियतांक, आर नोड क्या है, एक नियतांक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.33 गुणा 10⁻13 सेंटीमीटर। आर क्या है, आर है नाभिक की त्रिज्या, आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या, और ए है यहाँ पे परमाणु भार, ए क्या है, परमाणु भार, ठीक है। तो
इससे पता क्या चलता है, ठीक है ना, r इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ये क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु जो भार होता है या परमाणु द्रव्यमान है उनके बीच का संबंध है। ये फॉर्मूला हमें बहुत ज्यादा काम आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। क्या, r इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और वो क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, परमाणु के आयतन, परमाणु के आयतन व नाभिक के आयतन, आयतन के अनुपात का, आयतन के अनुपात का सही मान है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सोल्व करो। चलो ऑप्शन बता देता हूं मैं। 10 की घात 5, 10 की घात 10, 10 की घात 15, 10 की घात 20। ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा? तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको आप क्या करो, तो सोल्व करो। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर सकते हो आप, उसके बाद में सोल्व करो। तो 2 मिनट में सोल्व करो, फिर अपन इसको देखते हैं। तो सोल्व कर लिया होगा, देखते हैं ये क्या है। चलो अब अपन सोल्व करते हैं। देखो, अपने को पूछा है परमाणु के आयतन व नाभिक के आयतन का अनुपात पूछा है। ठीक है ना, तो पहले आर एटम लिखते हैं। आर एटम, आर एटम मतलब परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या अपने को पता है कितनी, 10 की घात -10 मीटर की कोटि की होती है। नाभिक की त्रिज्या भी लिखते हैं, आर न्यूक्लियस, ये कितनी होती है, 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है। ठीक है ना, अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अपने को पूछा है आयतनों का अनुपात, किसका, परमाणु का आयतन, तो वी एटम, और अपने को क्या पूछा है, वी न्यूक्लियस। तो वी एटम मतलब परमाणु का आयतन और वी न्यूक्लियस मतलब नाभिक का आयतन। इन दोनों का अनुपात मतलब दोनों को बटे में लिख देंगे। भाई आयतन का सूत्र क्या होता है, भाई है तो ये गोले के जैसे ही ना, है ना। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। तो चलो लिखते हैं। अगर ये आयतन किसका है, परमाणु का, तो 4/3 पाई। आर भी किसकी होगी, आर भी किसकी होगी, परमाणु की। तो हम लिखेंगे आर ए, लिख दिया मैंने, आर ए मतलब आर एटम। ठीक है, इसकी पावर कितनी, 3। डिवाइड करेंगे किसको, न्यूक्लियस से, 4/3 पाई। आर किसके लेंगे, न्यूक्लियस के ले लेते हैं, तो आर एन लिख देते हैं, Rn3। ठीक है, अब अपने को पता है, अब वैल्यू रखनी है, 4/3 पाई। आर ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एटम की रेडियस कितनी, 10 की घात -10 मीटर कोटि की होती है, बटे में क्या आएगा, 4/3 पाई। एन की जगह क्या लिखूंगा, एन की जगह लिखूंगा 10 की घात -15 मीटर की कोटि की। इसका भी पावर कितना, 3। 4/3 से 4/3 पाई कट जाएगा, कितना बचेगा, 10 की घात -30 बटे 10 की घात -45। क्योंकि आपको पता है 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -30, और -15 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, -45। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब इनको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूँ, तो -30 ऊपर है, -30 अगर नीचे वाला है उससे कटेगा, पीछे कितना रह जाएगा, -45। वो ऊपर जाएगा तो क्या, सॉरी, -15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15। तो 10 की घात 15। तो वी एटम मतलब परमाणु का आयतन और वी न्यूक्लियस मतलब परमाणु का, सॉरी, नाभिक का आयतन, इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 10 की घात 15। तो आपका आंसर कौन सा सी हो जाएगा, सी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है अपना कि एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या पूछी है। ठीक है ना, क्वेश्चन है अपना कि 13Al27 के नाभिक की, नाभिक की, नाभिक की त्रिज्या होगी, ये कितनी होगी। ठीक है, इसको भी सोल्व करते हैं। इसके ऑप्शन देते हैं, 1 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका 2 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर,
डी ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और फोर्थ ऑप्शन अपना 4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो कितना आता है। तो सॉल्व करते हैं। आंसर देखो, हमने फॉर्मूला लिखा था r इक्वल टू आर नोड ए की पावर कितना 1/3। ठीक है, तो r इक्वल टू आर नोड की वैल्यू थी कितनी 1.33 गुणा 10 की घात -13। ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब है द्रव्यमान संख्या। और यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखी है, देखो द्रव्यमान संख्या एल्यूमिनियम के लिए कितनी 27 दे रखी है। तो कितना हो जाएगा 27 की पावर 1/3। r इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की घात -13। 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो 3 इंटू 3 लिखे और इसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक है, इसकी पावर हो गई आपकी 1/3। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.33 गुणा 10 की घात -13 इंटू इंटू ये 3 इंटू 3 की पावर 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया इसको 3। अब ये कितना हो जाता है, इसको सोल्व करेंगे। 3 को 1.33 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू 10 की घात -13। और ऊपर हम किससे लेके चल रहे हैं, ये हम लेके चल रहे हैं सेंटीमीटर में, और अपने ऑप्शन चारों किसमें सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फर्दर करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है अपना, निम्न में से इस तत्व के नाभिक, इस तत्व के नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। तो किसका घनत्व अधिकतम होगा, तो ये सोल्व करते हैं। ऑप्शन है आपका पास में Mg, बी है आपके पास में एल्यूमिनियम, सी है आपके पास में कार्बन, और डी है आपके पास में सेम फॉर ऑल, सभी के लिए समान। ठीक है, चलो करते हैं। तो भाई दिमाग लगाओ और आप बताओ कि किसका वही घनत्व अधिकतम होगा। तो घनत्व के लिए देखो हम करते हैं, इसके अंदर सॉल्व करते हैं इसको। तो घनत्व के लिए देखो फॉर्मूला होता है अपने पास में, घनत्व क्या होता है D इक्वल टू m अपॉन वी। m क्या होता है भार, m अपॉन v क्या होता है आयतन। तो घनत्व बराबर क्या होता है भार बटे आयतन। अगर मैं भार की बात करूं, परमाणु का भार तो कितना होता है a होता है, a से लिखते हैं, अपॉन कितना आएगा 4/3। आयतन कितना होता है परमाणु गोलाकार, तो कितना 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ए, ठीक है ए बट्टे में लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। के लिए देखो फॉर्मूला लिखा था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, आर इक्वल टू क्या लिखा था आर नोड ए की पावर कितना, ए की पावर 1/3, और ये कितना है क्यूब है तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो इसको हम सोल्व करें अगर, तो ये कितना होगा ए बटे में कितना आएगा 4/3 पाई, ये आर नोड की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, बिल्कुल आएगी। ए की पावर कितनी आएगी, ए की पावर 1/3 इंटू कितना करोगे 3, तो कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो कितना बचेगा ए बचेगा। ठीक है, अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाता है। अब देखो पीछे क्या बचता है 4/3 पाई आर नोड की पावर क्यूब बचता है। इसमें देखो ये 4 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर नोड वैसे ही कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो घनत्व है वो घनत्व तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करेगा ना इनमें से, ये तो सारे ही कांस्टेंट आ गए, है ना। इसका मतलब घनत्व है वो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, यानी सभी परमाणुओं के लिए घनत्व क्या होता है समान होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्या चीज, कि
प्रत्येक तत्व के नाभिक का घनत्व क्या होता है? घनत्व समान होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? सेम फॉर ऑल, ठीक है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो घनत्व है वो चाहे हाइड्रोजन का नाभिक हो, चाहे वो लिथियम का नाभिक हो, चाहे वो पोटेशियम का नाभिक हो, चाहे वो कैल्शियम का नाभिक हो, सभी नाभिकों के लिए घनत्व है वो क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो, जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसको रदरफोर्ड का ग्रहणीय मॉडल भी बोलते हैं। अब हम सारे कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सपेरिमेंट के बाद में, उसको हम पढ़ते हैं। क्या है भाई? अब ये मॉडल क्या बोलता है, उस मॉडल को हम एक्सप्लेन करते हैं। रदरफोर्ड का ग्रहीय मॉडल ये क्या बोलता है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा? रदरफोर्ड का मॉडल ये बोलता है कि जो परमाणु है इसका केंद्र क्या होता है? नाभिक होता है, और सारा का सारा जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ रहता है? नाभिक के अंदर ही रहता है, ठीक है। और सारा का सारा जो आवेश है ना, वो धनात्मक आवेश सारा का सारा कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है, और ऋणात्मक आवेश नाभिक के बाहर रहता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट कि परमाणु का केंद्र कहाँ है? नाभिक है। और उसमें क्या होता है? जिसमें परमाणु का संपूर्ण भार व धनावेश संघनित है, ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वृत्तीय पथ में नाभिक के चक्कर काटते हैं, ठीक है। और जिन पथों में चक्कर काटते हैं इन पथों को क्या बोलते हैं? इन पथों को कक्षा कहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। अब देखो, नाभिक है कुछ ऐसा, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ ऐसे चक्कर काटते हैं, ठीक है ना, कक्षाओं में। तो जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं तो इनको भाई कोई पथ वृत्ताकार पथ पे अगर कोई कण गति कर रहा है तो वृत्ताकार गति के लिए उसको एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता पड़ती है। वो अभिकेंद्रीय बल उसको किससे प्राप्त होता है ना। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों तरफ जब चक्कर काट रहा है ऐसे, ठीक है, तो नाभिक क्या करता है? नाभिक का धनावेश और इलेक्ट्रॉन पे कैसा है? ऋणावेश। तो नाभिक क्या करता है? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ऐसे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए क्या प्राप्त हो जाता है? अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं घूर्णन गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण से प्राप्त होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इस मॉडल की क्या कुछ कमियां थी, ठीक है ना, वो भी अपन देखते हैं। कमियां यानी इस मॉडल में क्या कमियां रह गई थी कि बाद में इस मॉडल को रिजेक्ट करना पड़ गया, ठीक है। तो इस मॉडल की देखते हैं कमियां। तो देखो इस मॉडल की क्या कमियां रही। फर्स्ट तो ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत होता है एक,
ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत वो क्या बोलता है कि अगर कोई कण, आवेशित कण है और वो क्या करता है, लगातार घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा विकिरित करेगा। और अगर वो ऊर्जा विकिरित करेगा, है ना, तो कभी ना कभी उसकी ऊर्जा क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, है ना। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अगर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होता है, और अगर वो लगातार घूमेगा तो लगातार उसकी ऊर्जा क्या होगी, विकिरित होगी। और विकिरित होगी तो एक कंडीशन में उसकी ऊर्जा जब विकिरित हो जाएगी तो वो नाभिक में आके गिर जाना चाहिए। और अगर ऐसे होगा तो नाभिक में आकर अगर वो गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। मतलब परमाणु का अस्तित्व तो है, परमाणु खत्म तो नहीं होता है। इसका मतलब जब पूछा गया रदरफोर्ड को कि बताओ इसका आंसर, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या कमी थी भाई, कमी ये थी कि जैसे ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये घूमता जाएगा तो ऊर्जा विकिरित करेगा, और ऊर्जा विकिरित करेगा तो एक कंडीशन में जाके क्या हो जाना चाहिए, इसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। पर ये नाभिक में गिरता नहीं है ना। कैसे पता चला नाभिक में नहीं गिरता है, अगर ये नाभिक में गिरेगा तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, और परमाणु का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, इसका मतलब ये नाभिक में भी नहीं गिरता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो लिख देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन यदि वृत्ताकार कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, घूम रहा है, तो लगातार क्या करेगा, लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। इस कारण, इस कारण इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। पर ऐसा न होने के कारण, पर ऐसा न होने का कारण, न होने का कारण रदरफोर्ड नहीं समझा सका, रदरफोर्ड नहीं समझा सका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो मॉडल था इसकी एक कमी थी। सेकंड क्या, हाइड्रोजन का जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, है ना, उसको भी रदरफोर्ड नहीं समझा सका था ना, उसके पीछे क्या रीजन है क्या नहीं है वो रदरफोर्ड नहीं समझा सका था। तो मैं लिख देता हूं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल की। ठीक है, तो आज अपन ने रदरफोर्ड के मॉडल तक पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम अपन जो बोर मॉडल है उसको भी पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स वगैरह के अंदर इसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।